हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। ये लेक्चर में हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो, हर एक एटम, हर एक एलिमेंट की ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब क्या, हर एक एटम के लिए जो मिलने वाला लाइन स्पेक्ट्रा होता है, देखेंगे वो क्या होता है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो हर एक एटम के लिए डिफरेंट और कभी भी चेंज नहीं होने वाला होता है। मतलब ये हो गया कि आप कहीं पे भी जाओ, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा निकालो तो वो एक जैसा मिलेगा। उसी तरह ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रा तो एक जैसा मिलेगा, लेकिन कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कभी भी मैच नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है अननोन गैस कौन है वो जानने के लिए। अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा है तो हम स्पेक्ट्रा को मैच कर करके ये जान सकेंगे कि गिवन गैसियस एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं व्हाट इज़ लाइन स्पेक्ट्रा। नाम लिखा है इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। हमें मालूम है डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है, जहाँ पे एनोड और कैथोड से हम हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकेंगे, मतलब कि वोल्टेज चार्ज अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे हमने एट लो प्रेशर हाइड्रोजन गैसेस कंडीशन में हाइड्रोजन को भर दिया है। अब होगा क्या? देखो, आपको मालूम ही है, आपको ये तो मालूम है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और उसके फर्स्ट स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद जो भी होती है स्टेट, एनर्जी लेवल कहेंगे, एनर्जी स्टेट कहेंगे, वो सब एम्प्टी होती है। ये जो होती है इसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट, उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट, या तो लोअर एनर्जी स्टेट, या जो भी बोलो, अनएक्साइटेड स्टेट, बराबर, ये होती है ग्राउंड स्टेट। इसके अलावा बाकी की जो भी होती है वो एक्साइटेड स्टेट होती है। कैसी है? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब होगा क्या, हमने यहाँ पे उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की। इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ी, वो क्या करेगा, वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे ट्रांजिशन करेगा? पहले एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई तो वो हायर एनर्जी पे चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, सोचो। ठीक है, कब? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो स्टेबल नहीं रह सकता। वो तो क्या करेगा, वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा, मतलब ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पे आने की ट्राई करेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल ट्रांजिशन करेगा, उसने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था अब वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो याद रखो, जब हाइड्रोजन एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट उसकी स्टेबल कंडीशन नहीं है, तो फिर से वो वापस आने ही वाला है। तो क्या करेगा वो वापस आने के लिए? उसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या करेगा? रिलीज करेगा, तो एमिट करेगा, और फिर से वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हुई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं। अगर ये रेडिएशन को अगर हम किसी सेपरेटर से सेपरेट करें और किसी स्क्रीन पे उसको कैच करें तो हमें वहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी, और वही होता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो रीज़न हमने देख लिया कि ये स्पेक्ट्रा क्यों बनने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वहाँ से वापस जब आएगा तो जितनी भी उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब की उसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा। तो अब देखो क्या होने वाला है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको हाई वोल्टेज देंगे, यहाँ से एक वायलेट कलर का लाइट मिलेगा। अगर ये लाइट को हम किसी प्रिज्म जैसे सेपरेटर से सेपरेट करके देखें तो होगा क्या, और उसे किसी स्क्रीन पे देखें
तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन की सीरीज मिलेगी, जैसे कि इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे लाइन, डिफरेंट डिफरेंट लाइन की सीरीज मिलेगी। एक सीरीज हो गई, फिर ये सेकंड सीरीज हो गई, फिर थर्ड सीरीज, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन की सीरीज मिलेगी। और ये जो सीरीज़ है जिसने भी डिस्कवर की है उसके नाम से उस सीरीज़ का नाम दिया हुआ है। जैसे कि ये सीरीज़ होती है लाइमैन सीरीज़, सेकेंड है बाल्मर, फिर पाशियन, ब्रैकेट एंड फन। तो ये 5 सीरीज़ हमें देखनी है, ठीक है। फिर से ये एनर्जी, ये जो लाइट हुई वो क्यों निकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों मिली, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ये होता है, ये तो समझ में आ गया कि ऐसे करने से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, और ये स्पेक्ट्रा यूनिक होता है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ये हमने देख लिया। अब ये लाइमन कब बनेगी, बाल्मर कब बनेगी, पाशियन कब बनेगी, ये जानना है, कब ये सीरीज मिलेगी, कब ये सीरीज मिलेगी। तो उसके लिए हमें एक और ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट कौन सी है, हाइड्रोजन में तो n=1, उसी को हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। बाकी जैसे ही आप ऊपर जाओगे ये हो जाएगी n=2, उसकी एनर्जी 1 से ज़्यादा है तो वो उसके लिए एक्साइटेड स्टेट हो गई। फिर और ऊपर जाओगे तो n=3 मिलेगी, फिर और ऊपर जाओगे तो n=4, और ऊपर जाओगे n=5, n=6, ऐसे करते करते आप इन्फिनिट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैंने डिफरेंस कम कर दे, देखो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम, तो ये डिफरेंस भी इंडिकेट करता है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलो अब पहले हम देखेंगे लाइमन सीरीज कब मिलेगी। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, कहीं पे भी चला गया है, सोचो कि वो कहीं पे भी चला गया है, सोचो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बराबर। अब फिर जब वो ट्रांजिशन करेगा नीचे, तो अगर कहीं पे भी हो लेकिन उसकी ट्रांजिशन डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में हो, मतलब कि n=1 में हो, ठीक है। देखो शायद वो यहाँ पे भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे आए तो डायरेक्ट 1 में आए। 5th से है तो 5th से भी उसकी ट्रांजिशन डायरेक्ट 1 में आए, मतलब कहीं पे भी है वो अगर ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो वहाँ से जो भी रेडिएशन मिलेगा वो रेडिएशन बनाएगी लाइमन सीरीज। तो इसका मतलब ये होया कि लाइमन सीरीज कब मिलेगी, जब ट्रांजिशन एनी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे होगा, ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 में होगा। चलो ये तो समझ में आ गया। अब देखेंगे कि बाल्मर सीरीज कब मिल रही है। तो देखो उसी तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ भी सकता है और बीच में रुक रुक के भी आ सकता है। तो अगर ऐसा हो कि ऊपर से वो सेकंड तक आके रुक जाए, है बन सकता है ना, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी है, लोअर में तो कहीं पे भी रुक सकता है। अगर ऊपर से वो 2 में आके रुक जाए, यानी कि ट्रांजिशन हो कहीं से भी हो लेकिन आए कहाँ पे, सेकंड पे, तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनेगा, जिस फ्रीक्वेंसी का बनेगा, वो कौन सी सीरीज बनाएगा, वो बाल्मर सीरीज को प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह अगर 3 में आए, कहीं से भी आए लेकिन 3 में आए, कहीं से मतलब ऊपर से ही, याद रखना नीचे से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तब जो भी हमें मिलेगा वो हो जाएगी
पाश्चन सीरीज, ठीक है। उसी तरह अगर तो कौन सी बनेगी, ब्रैकेट, है कि नहीं। और लास्ट में जो फिफ्थ में आए तो अब कौन सी बनेगी, तब बनेगी फंड। तो इस तरह से कौन सी एनर्जी लेवल में है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, कहाँ पे ट्रांजिशन करके आ रहा है वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब ये इस तरह से हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो हमारे पास सीरीज है, बराबर, सीरीज, ओके। कौन सी, लाइमन, फिर कौन सी है, बाल्मर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट एंड फंड। अब हमें ये जानना है कि लाइमन सीरीज कब मिलेगी, मतलब कौन सी एनर्जी स्टेट में आएगा तब। तो यहाँ पे हम N1 लिखेंगे और यहाँ पे हम N2, N2 मतलब कहाँ से आ रहा है, तो ओके, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये हो गया सीरीज। एक काम करते हैं, चलो ये निकाल ही देते हैं, यहाँ पे सिर्फ N1 लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ N2 लिख देंगे, बराबर। और कौन से रीजन में आ रहा है वो, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन। तो इस तरह से टेबल बना दिया। तो ये हमारी टाइप ऑफ सीरीज़ है, ठीक है, शायद अब दिखता होगा, ओके। टाइप ऑफ सीरीज़ है। N1 मतलब क्या, N1 मतलब एनर्जी स्टेट आफ्टर ट्रांजिशन। इसका मतलब ट्रांजिशन होने के बाद वो कौन से स्टेट में आ रहा है, वो हमारा N1 हो गया। तो N1 मतलब एनर्जी स्टेट आफ्टर ट्रांजिशन, जबकि N2 मतलब एनर्जी स्टेट बिफोर ट्रांजिशन। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं N2 ऑलवेज हायर एनर्जी लेवल होगा, जबकि N1 लोअर एनर्जी लेवल होगा। मतलब कि ट्रांजिशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, N2 से N1 होगा। समझ में आ रहा है, N2 से N1 होगा। चलो ठीक है, चलो देखो लाइमन सीरीज के लिए N1 ऑलवेज 1 होता है, देखा हमने अभी हमने देखा कि N1 में आ रहा है तो लाइमन ही मिलेगा, बराबर। इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 5। अब क्वेश्चन ये है कि N2 क्या हो सकता है, लाइमन के लिए N2 क्या हो सकता है, N2 हो सकता है 2, N2 हो सकता है 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब N2 होगा 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 1 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक एनर्जी में से एक ही एनर्जी में जाएगा तो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। 2, अगर ये 2 है तो यहाँ पे N2 क्या होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, देखो 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 5, 6 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 4 हो सकता है, 5, 6, 7, यहाँ पे 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो लाइमन सीरीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन में आती है, तो ये एक्चुअली यूवी रीजन में आएगी। इसका रीजन कौन सा है, यूवी रीजन में देखने को मिलेगी, जबकि बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में मिलती है। इसका मतलब इसकी जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है उसकी वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आती है, कौन से रीजन में पड़ती है, तो विजिबल में, जबकि ये तीनों IR इंफ्रारेड में ही मिलेगी। अब एक और क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन ये है कि कितनी लाइंस मिलेगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। तो नंबर ऑफ लाइन कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे देखो, अगर 6 में से N1 में आ रहा है, सॉरी 7 में से N1 में आ रहा है, तो लाइन कितनी मिली, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बन सकता है, नंबर ऑफ लाइन, वो क्या फॉर्मूला है, आप N2 में से 1 को माइनस कर दो,
N2 जो भी है उसमें से 1 को माइनस कर दो तो आपको लाइन 1 की लाइन मिल जाएगी। N2 में से 2 को माइनस कर दो तो आपको मामर की कितनी लाइन है वो मिल जाएगी। N2 में से 3 को, N2 में से 4 को, उसी तरह N2 में से 5 माइनस कर दो, आपको लाइन ऑफ पर्टिकुलर सीरीज मिल जाएगी। ओके, चलो अब और क्या जानना है। अब जानना ये है कि ये जो लाइन होती है, ये जो पर्टिकुलर लाइन होती है, यहाँ पे हम थोड़ा सपोज ये लाइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से है, तो ये लाइन अलग क्यों है, एक ही लाइन पे सब क्यों नहीं है। तो मैंने बताया कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसकी अलग, सबकी अलग अलग होती है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी या तो वेव लेंथ या तो वेव नंबर, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए बाल्मर ने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, बाल्मर फॉर्मूला फॉर वेव नंबर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था वेव नंबर, और वेव नंबर होता है 1/λ 109, या तो आप यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट हम RH लिख देंगे, अभी तो बाद में वैल्यू रखेंगे 1/, देखो बाल्मर का फॉर्मूला की ही बात करें तो 2 - 1/n² बराबर n²। अगर सेंटीमीटर में लो तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में चाहिए तो मीटर में, बराबर। ये एक फॉर्मूला है, किसके लिए यूज़ होता है, तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए या तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो, अगर ये सेंटीमीटर में लिया तो R की वैल्यू क्या होगी, तो R यानी कि रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, तब जाके ये सेंटीमीटर में होगा। लेकिन अगर R की वैल्यू मैंने मीटर में ले ली, क्योंकि इतनी होती है, तब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये याद रखना पड़ेगा। N2 क्या हो सकता है, N2 तो मालूम है, बाल्मर के लिए N1 बराबर 2 होता है, लेकिन N2 क्या हो सकता है, तो N2 हो सकता है 3 4 5 6 7 ... अब देखो, जब N2 बराबर 3 होगा तो हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी, ये फर्स्ट लाइन मिलेगी, ये फर्स्ट लाइन मिलेगी, जिसे हम अल्फ़ा कहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा अल्फ़ा लाइन तब मिलेगी जब ट्रांजिशन 3 में से 2 में होगा। फिर अगर 4 में से हो गया तो सेकेंड लाइन मिलेगी, जिसे हम फिर से, इसे हमने अल्फ़ा कहा, इसे हमें बीटा कहेंगे, ये लाइन को हम बीटा कहेंगे। उसी तरह अगर ये हुआ तो गामा। इस तरह से हर एक लाइन की पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि वेव नंबर होगा, उससे हम उसे ढूंढ सकेंगे। क्लियर हुआ। लेकिन ये फार्मूला तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ बाल्मर सीरीज़ के लिए है। तो हमें कुछ जनरल फार्मूला चाहिए, और वो फार्मूला बनाया रीडबर्ग ने, रीडबर्ग फार्मूला फॉर वेव नंबर। ठीक है, रीडबर्ग ने एक कॉमन फार्मूला बना दिया सबके लिए, और वो फार्मूला था V बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH। व्हाट इज RH, रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप किस में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर या तो किसी में भी। आप सेंटीमीटर लेना हो तो 109,677 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे डबल ज़ीरो लगा देते तो ये हो जाता मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे एक और सोचने की बात है, व्हाट इज़ N1। तो N1 तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कौन सी सीरीज़ है उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। लेकिन N2 क्या होगा, N2 क्या होना चाहिए, तो सोचो N2 क्या होना चाहिए। N2 ऑलवेज N1 से एक नंबर ज़्यादा ही होगा, 2 नंबर ज़्यादा होंगे, 3 नंबर ज़्यादा होंगे। मतलब कि अगर ये है तो ये ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे इस तरह से,
N2 मस्ट बी N1 प्लस 1 हो सकता है, N1 प्लस 2 हो सकता है, N1 प्लस 3 हो सकता है, N1 प्लस 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी N की वैल्यू जितना नहीं होगा। तो ये कॉमन फार्मूला है। देखो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए हमने नंबर ऑफ लाइन का भी फार्मूला लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल ट्रांजिशन के लिए नंबर ऑफ लाइन चाहिए, मल्टीपल ट्रांजिशन मतलब इसमें लाइमन भी होगी, बार्मर भी होगी, कुछ भी जितनी भी पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। पहले आप इतना कॉपी करो। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर लाइन के लिए नंबर ऑफ लाइन का फार्मूला देख लिया, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ लाइन फॉर मल्टीपल ट्रांजिशन मतलब कि कुछ भी कहीं पे भी हो सके, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सब वो हो सके, तब फार्मूला क्या होता है? तब फार्मूला है कि नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू N2 माइनस N1 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। वेर N1 इज इक्वल टू क्या होगा? लोअर एनर्जी स्टेट, जबकि N2 यानी ऑलवेज क्या होगा? हायर एनर्जी स्टेट, फिर चाहे कुछ भी हो सके, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही है 2.15, वो हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन N is equal to 6 drop to the ground state? What is ground state? What is ground state for hydrogen atom? Ground state for hydrogen atom is equal to 1. ये तो सबको मालूम है, अभी हमने बताया था। तो इसका मतलब है कि N इज इक्वल टू 6 से N इज इक्वल टू 1 तक आए तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी ट्रांजिशन की, और उसके हिसाब से कितनी हमें लाइंस मिलेगी। देखो हम इसे दो तरह से सॉल्व करेंगे, एक तो बाय फॉर्मूला बराबर, और दूसरा प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट कौन है? N1 बन जाएगा 1, क्योंकि अभी मैंने बताया N1 इज इक्वल टू क्या होगा? लोअर एनर्जी स्टेट, जबकि N2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि वही है हमारा हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर लगाए नंबर ऑफ लाइन्स, तो बताओ फार्मूला क्या है? N2 माइनस N1, फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 बाई 2, चलो 6 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, है कि नहीं? बाई 2 यानी कितना हो गया? 30, और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 जितना नंबर ऑफ लाइन मिलनी चाहिए। इससे आंसर आ रहा है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्या ये सही है। तो देखो अभी हमने बताया कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, हमें 6 चाहिए, ठीक है। An बराबर 6 है, N बराबर 6 यानी N2 बराबर 6, और हमें लाना कहाँ पे है? लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सबको मिला के देखो। पहली पॉसिबिलिटी ये है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि N1 से सीधा यहाँ पे आए तो एक लाइन मिलेगी, फिर ऐसा नहीं है यहाँ पे भी आ सकता है, सेकंड ऐसा नहीं है यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, इतने 5 हो गए। चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5। अब क्या? अब ये तो हमने 1 2 3 तक बताया। अब कौन सी पॉसिबिलिटी है? अब पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पे रुका है, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, वो फिर से ट्रांजिशन करे, मतलब क्या? नीचे आए। तो अब हमें देखना है कि अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आया वो ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो ये यहाँ से रुका था वो, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से
यहाँ तक आया, ये तो हो गया ये वाला, ठीक है। देखो आप सोच रहे हो सर कैसे बना रहे हो, देखो मैंने क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक रुका तो थोड़ी एनर्जी रिलीज़ कर दिया, अभी भी थोड़ी बाकी है, तो फिर से वो ट्रांजिशन करेगा तो वो ट्रांजिशन ये होगी। तो यहाँ पे कितने मिले, 4 मिले। अब देखो यहाँ से भी तो पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से कितनी हुई 3, और फिर और पॉसिबिलिटी है यहाँ से यहाँ कितनी हुई 2, और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1, तो कितनी हो गई 5 + 5 10, 10 + 4 14, n + 1 कितनी हो गई 15। तो ये फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा, बराबर। तो इस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे वेवलेंथ को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर सीरीज़ की बात हुई है, बाल्मर सीरीज़, और उसकी भी फर्स्ट लाइन की बात हो रही है। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पहले हमें जनरल फार्मूला और रिडबर्ग फार्मूला आना चाहिए, बराबर। तो याद करो रिडबर्ग फार्मूलाज क्या था, रिडबर्ग फार्मूला था वेव नंबर यानी कि 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, फिर 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला मुझे लाइमन के लिए बनाना हो तो n1 की जगह 1 रखना पड़ेगा, अगर मुझे ये बाल्मर के लिए बनाना हो तो n1 की जगह 2 रखना पड़ेगा, वो तो सबको मालूम है। उसी तरह से तो फिर इससे अगर हमें बाल्मर सीरीज़ के लिए बाल्मर फार्मूला चाहिए तो कैसे बनाएंगे, 1/λ इज इक्वल टू RH, यहाँ पे हो जाएगा 2², और ये कुछ भी हो सकता है, और n2 क्या होगा, अगर n1 इज इक्वल टू 2 है तो n2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन से नंबर की लाइन की बात करें। यहाँ पे फर्स्ट लाइन की बात करिए, फर्स्ट लाइन यानी कि अल्फ़ा, मैंने बताया था अल्फ़ा कब मिलेगी, जब 3 में से 2 में जाएगा तो ये अल्फ़ा लाइन हो जाएगी। अगर सेकंड पूछते तो क्या लिखते आप, n2 इज इक्वल टू क्या लेते, 4 लेते, तो यहाँ पे बीटा हो जाती है गामा। तो समझना पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ लाइन मतलब अगर फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट वाली अल्फ़ा, सेकंड तो बीटा, फिर गामा, तो इस तरह से। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट लाइन चाहिए तो n2 हमें लेना पड़ेगा 3, ठीक है। अब फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू, ओके आर की वैल्यू देख लेते हैं, आर की वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर में, अगर 0 लिया तो मीटर इनवर्स में, अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना तो 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब 1/λ 1.09 × 10⁷, सॉरी अब आर ही रखो, यहाँ तक आर ही रखो, बाद में रखेंगे आर जो भी है, 1/2² माइनस 1/ क्या हो जाएगा 3², अभी बताया मैंने, क्योंकि कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ठीक है। आर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, चलो एलसीएम कितना मिलेगा 36, ऊपर यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, तो क्या बचेगा, ऊपर 5 नीचे 36, ये हो गया 1/λ। अरे ये तो 1/λ हो गया, हमें चाहिए लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 36/RH × 5, सबकी वैल्यू रखो जो भी है, तो RH मतलब 1.09 × 10⁷ × 5, ये आंसर आपको 6.6055 मिलेगा, 10⁷ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 मीटर, ये मीटर में मिला, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर मुझे नैनोमीटर में लाना हो तो या तो एंगस्ट्रॉम में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा।
देखो अगर मुझे नैनोमीटर में बनाना है तो यहाँ पे मुझे 10⁻⁹ लाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे एंगस्ट्रॉम बनाना है तो 10⁻10 लाना पड़ेगा, -10। तो माइनस लाने के लिए मुझे 1 2 3 6605.5 यानी कि 10⁻10 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये सबको मालूम ही होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 मीटर इज इक्वल 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तब उल्टा होता है। तो मुझे अगर मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव +10 -10 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बचेगा क्या 6605.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी सीरीज हो बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ लाइन तो इस तरह से जाना पड़ेगा, पहली जो होती है वो फर्स्ट यानी अल्फा बीटा का, बराबर उसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा।